ट्रेन बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस मानसून के लिए पेशगी तैयारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को रवां बरस मानसून के हवाले से तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहाड़ी इलाकों में गिलाफ और फ्लैश फ्लड्स के पेशगी इतला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ्त और इसकी कारकर्दगी से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि रवां बरस मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए। पेशगी इतला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाकर ख़तरात से दो चार इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड से 1.3 अरब डॉलर मसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि मुंतकिली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। एलामिये के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को तीसरे जायजे की मंजूरी में ये किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 760 मिलियन SDR की मंजूरी दी है। RSF प्रोग्राम के तहत 154 मिलियन SDR की दूसरी किस्त भी मंजूर कर ली गई। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल हो चुके हैं। मौसूला रकम पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। ये रकम 15 मई 2026 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के ज़र मुबादला ज़खायर में रकम जाहिर करना होगी। आलमी मालियाती फंड का वफ्द बजट मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़जाना पहुँच गया था। आरफी सेशन के साथ बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका। IMF वफ्द के साथ मुशावरत से नया विफाकी बजट तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF और वज़ारत ख़जाना के दरमियान अहम मीटिंग्स शेड्यूल हैं। IMF वफ्द से स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात भी शेड्यूल्ड हैं। वज़ारत ख़जाना हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान नए बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू और माली इस्लाहात पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई इस्लाहात और निजकारी में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए ने कहा आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारियां आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी से शिपिंग लाइन्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बंदरगाहों की तैयारियों और समुद्री तिजारत से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर जुनेद अनवार ने कहा पाकिस्तान की बंदरगाहों को इलाकाई ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट मरकज़ बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं, जबकि बिलातातुल समुद्री तिजारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि फीडर कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाने और कारोबारी तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाया जाएगा। आपको बताएं नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी से शिपिंग लाइन्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बंदरगाहों की तैयारी और समुद्री तिजारत से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। अभी आपको बरह रास्त लिए चलते हैं जहां पे वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Always internalize their external issues and they've externalized their internal issues. So terrorism in India is an internal issue. It's not an external issue. The dispute of Jammu and Kashmir, as Dr. Khurram Abbas rightly pointed out, is an external issue. It's an international issue. It's an international dispute. There are United Nations Security Council resolutions giving the people, the indigenous people of Jammu and Kashmir, the right to self-determination. Now when the Pahalgam incident happened, it was yet another example of India playing up on a false flag operation and creating a false narrative. There were so many inconsistencies. As soon as the Pahalgam incident happened, we were right on the job. And I must also mention here that the strength of the narrative lies in unity and unity of thought and action between state institutions. So all state institutions were aligned. We had a common purpose, an objective, and that was to put the truth out there in an effective manner. Right after the Pahalgam incident, an FIR was registered within 10 minutes
of the incident happening. Now, without any inquiry, without anyone going to that spot, without any detailed investigation, you are registering an FIR and pointing fingers at Pakistan right after the incident. Now, when we talk about the allegation of cross-border terrorism, the Pakistani territory, the line of control, is more than 100 kilometers away from the Pahalgam site. Now, how is it possible that they could not detect any movement which they alleged was there? So, right from the beginning, our narrative during the May War gained strength because we expressed the truth at the right forum at the right time. Because when it comes down to narrative, it's all about saying the right thing at the right time at the right forum. There is no one size fits all. So there has to be a specific, a detailed campaign with regard to what your strategic narrative is. And we got a big boost in the narrative domain when Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif Sahib, speaking at PMA Academy Kakul, offered an investigation, a fair, transparent, independent investigation into the Pahalgam incident. Now, ladies and gentlemen, a year has passed, and that offer which the Prime Minister made, there was no response. And there couldn't be any response because we knew that it was a false flag operation, and Pakistan proved that our hands are clean. And it was India which shied away from an investigation. And then to attack innocent civilians, civilian population within Pakistan on the pretext of this false flag operation, it further damaged India's stance, especially at the global stage. I had taken a delegation of local and international journalists to one of the sites where India alleged that there were terrorist camps. We went to Bela Noor Shah in the Azad Jammu and Kashmir area. We took a big delegation of journalists to show them that India's allegations were false. And the next day we were supposed to go to Muridke and Bahawalpur, but these unfortunate attacks took place. So we were well within our right under the UN Charter to respond in a firm and decisive manner as we did. And in the narrative domain, we were addressing the international media because we had a lot to tell to the world. Because you see, when I say that Pakistan has been a frontline state against terrorism, or a shield or a wall between the terrorists and the rest of the world, when one Pakistani lays down his or her life, it is for the motherland, yes. But then laying down that life makes the world a safer place. No other country has to its credit 90,000 lives laid down. Hundreds of billions of dollars of economic losses suffered. So how can a country which is countering terrorism be blamed for terrorism? And who is pinning this blame on Pakistan? A country which is responsible for the assassination of Sikhs across the globe, a country which is responsible for the assassination of Hardeep Singh Najjar in Canada. There are allegations of assassinations in US, UK, Canada, the world over. Transnational regression, transnational assassinations are taking place. So my question was, when I addressed the international media, that one country is combating terrorism and the other country is promoting terrorism, and I do not say this on mere conjecture. I have substantial evidence to back my arguments. Wasn't Kulbhushan Yadav captured in Pakistan? Wasn't he involved in terrorist activities? So when an Indian spy is captured red-handed within the territory of Pakistan and he is detained, and it is proven at the international level that he was in fact involved in these activities, then which country is promoting terrorism? So our task with regard to the narrative domain
was telling the truth to the world in an effective manner. And we did that at the right time, at the right forum. On the other hand, the Indian media and the Indian government made claims during this May war which were absolutely absurd. And I must also commend the role of the Pakistani media, the Pakistani academia, the Pakistani intelligentsia. Our media channels, our social media, our analysts, our anchor persons, our reporters made us look very good at the global stage, because at one hand you had the Indian media indulging in war hysteria, in war mongering, and we had this theatre of sorts going on in which they had destroyed the port of Lahore, which is a landlocked city, the port of Multan, which is also a landlocked city. So we saw these absurd claims being made, and we saw that Pakistani media was giving out information which was 100% authentic, which was verified, and which could not be contradicted at any level. And what was the reason? Because there was complete unanimity. There was a smooth flow of information, uninterrupted flow of information between the state institutions and the private sector media. And I was thinking that we grew up with a certain sense of patriotism. What about the Gen Z? How would they respond in this situation? But I tell you that our younger generation has made us so proud that when during this heat of war, they started their own meme war. Now the whole world was wondering that you have missiles and bombs flying around, and you have the Pakistani youngsters sitting on their keyboards and their smartphones making these memes. And the enemy was wondering that war is a serious business. What is Pakistan doing to us? And Alhamdulillah, we were at the top of our game. So when it came down to the narrative game, when it came down to the actual war, the conventional war, when it came down to diplomatic efforts, our foreign office, our foreign ministry, all state institutions, because we had a lot of truth to tell to the world, and we told it the right way. So I think we were, Alhamdulillah, at the top of our game. On the other hand, the enemy, they kept making mistake after mistake. And the whole world saw that how their nefarious designs were exposed. And as I said, the civil military leadership being on one page and being united, and that was true for every level. So that unity really helped us tell the world what we meant. And I must pay tribute to Field Marshal Sayyid Asim Munir and his bold and courageous leadership. And the way Pakistan responded, it lifted the spirit of the entire nation. And we, Pakistan as a responsible nation, responded with regard to military targets, with regard to military bases. As opposed to India, they had attacked our civilians. Our valiant Air Force, when those 8 planes went down, and a lot of them were Rafale planes, which are a source of pride for India, those planes brought down with them the Indian arrogance and proved to the world once again our dominance in aerial battle, and how Pakistan's indigenous technology helped Pakistan achieve victory. And our Navy was alert and ready to respond to any aggression. So this Marka-e-Haq belongs to the entire nation. We saw the entire nation stand tall, stand united. And we set aside our political differences. We set aside our difference of opinion. And the whole nation came together as a united force. So I think in my
domain, the narrative domain, my work was very easy because we were telling hard facts and we were telling the truth to the world. I remember when the first missiles came in Bahawalpur and Murid Ke, we have a digital communication department, a state-of-the-art department which we've established. So it took me 20 minutes to get there and just man the seat and address the international media and tell them what was going on. So Pakistan was not only well within its right, but I think we had a lot of support from the people of Pakistan, because the people of Pakistan were standing behind their armed forces, behind the government. And the whole world saw that starting from the false flag operation of Pahalgam and the baseless allegations made against Pakistan, Pakistan played all its cards right. And you've seen the aftermath of Marka-e-Haq. The nation till today stands united, and you've seen the kind of respect and dignity that Pakistan has earned in this 1 year after the success of Marka-e-Haq. Pakistan's relevance, significance at the international level. Pakistan's name is taken with a lot of respect. People see it as a serious country which is resolving international disputes. Our leadership is widely respected. The world realizes Pakistan's potential, Pakistan's talent. And on the other hand, you had your eastern neighbor, which spent hundreds of billions of dollars through lobbying firms, through PR firms, to come up with its shining slogan. But from shining to isolation, this is a 1-year journey. When you base your entire premise and narrative on false information and propaganda, and you externalize your internal issues and internalize your external issues, and you try to create hegemony within the region, and you assume the role of a bully of South Asia, that can never go well for you. And within this 1 year, as I said, from shining to complete isolation, we've all witnessed this great journey, how Pakistan has transformed after Marka-e-Haq. It's a moment to be proud, and it's a moment to bow our heads before Almighty in humility, with the hope that Pakistan continues to prosper and the people of Pakistan continue to feel proud in this great nation of ours. Thank you very much. Pakistan Zindabad. ऐसे कह रही ना। वफाकी वज़ीर इत्तलात के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मार्का-ए-हक़ के हवाले से तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उनका कहना था कि कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़ा जाना भारतीय दहशतगर्दी जहनीत का वाज़ेह सबूत है। उनका मज़ीद कहना था नाज़रीन के पाकिस्तान के फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ और बढ़ते सिफारती किरदार पर इसराइल और भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मार्का-ए-हक़ की मुनासबत से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में मार्का-ए-हक़ के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उनका कहना था कि कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़ा जाना भारतीय दहशतगर्दी जहनीत की वाज़ेह मिसाल है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान रावल डैम में गिरने वाले नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान रावल डैम में गिरने वाले नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया।
मोहसिन नकवी ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद। राना यमीन, बताइएगा मजीद क्या डिस्कशन हुई है इस इजलास में? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ है। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। इजलास के दौरान रावल डैम में गिरने वाले नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीन अप अपने मंतकी नताइज के हसूल तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट लाजिम के नए ब्लॉक पर तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इजलास में कैपिटल पुलिस कॉलेज की अपग्रेडेशन प्लान बहुत शुक्रिया राना यमीन आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले शहरी लियाकत शहीद वल्द करीम इलाही की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने लियाकत शहीद के लिए सितारे शुजात की मंजूरी दी। याद रहे कि लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान को टाल दिया। लियाकत शहीद की जुर्रत, फ़र्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिफारिश और सदर पाकिस्तान की मंजूरी कौमी हीरो की अजीम कुर्बानी का एतराफ़ है। दूसरी जानिब शहरी लियाकत शहीद के अहल खाना सितारे शुजात वसूल करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए। लियाकत शहीद की वालिदा, साहबजादे और भाई सदर पाकिस्तान से सितारे शुजात वसूल करेंगे। शहीद के अहल खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद रवाना किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में खातून की मुकदमे के अंदराज के लिए दरखास्त पर समाप्त CCPO लाहौर को 18 मई को तलब किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने बल्कीस बीबी की दरखास्त पर समाप्त की। चीफ जस्टिस ने पुलिस की पेश की गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार के लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी की गई, जिसमें इल्जामात दुरुस्त साबित नहीं हुए। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में खातून की मुकदमे के अंदराज के लिए दरखास्त पर समाअत CCPO लाहौर को 18 मई को तलब किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने बल्कीस बीबी की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद की पुलिस की पेश की गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार के लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी की गई। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पे कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बोझ था टैक्स पेयर के ऊपर। इस साल 1260 के बजाय 890 अरब रुपए सिर्फ हम लोग जी ले रहे हैं। एक साल में पावर डिवीजन ने 400 अरब रुपए का बोझ टैक्स पेयर के ऊपर कम किया है। हमने अपने डिस्कोस के अंदर नुकसानात को कम किया है। 586 अरब के नुकसान को कम करके एक साल के अंदर 397 अरब पे पिछले साल लेके आए। इस साल 397 अरब से मजीद कमी लेके आ रहे हैं जो 30 जून के अंदर है। आपको मैं सिर्फ एक की लेस्को की मिसाल देता हूं। लेस्को ने 86 अरब का नुकसान किया था हमारी हुकूमत शुरू होने से पहले साल वो 86 अरब से 40 अरब पे आए। इस साल 40 अरब से 18 अरब रुपए के ऊपर मुतवक्को है। मुल्तान की कंपनी जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिफारिश वजीर लगा सकता है अपनी एरिया की कंपनी है, उसका नुकसान हमने 36 अरब पहले साल था उसको 20 अरब पे लेके आए। इस साल वो नुकसान 2 अरब रुपए के ऊपर सिर्फ रह जाएगा। तो हम हर फ्रंट के ऊपर, लेकिन अगर आप ये कहें कि नुकसान कम क्यों नहीं हो रहा, तो नुकसान भी कम हो रहा है और जो और फजूल खर्चियां हैं कंज्यूमर रेगुलेशंस के अंदर उसको भी हमने रैशनलाइज करना जरूरी है, वरना ये नुकसानात मजीद बढ़ेंगे। शुक्रिया मिर्जा। कौमी असम्बली का इजलास जारी था। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इज़हार ख्याल। उनका कहना था कि
वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि मुल्क में वाफर बिजली मौजूद है। आपको बताएं नाज़रीन के लोड शेडिंग में नुमाया भी कमी हुई। कौमी असम्बली का इजलास जारी था के साथ वो आज हम पाकिस्तान में उसे लॉन्च कर रहे हैं इस्लामाबाद से। तो ये बहुत बड़ा एक वे फॉरवर्ड है, पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि हमें वो यहां तक लेकर आया। और मैं दुआ गो हूं रब से कि रब हमें हमारी इंटेंशन को, हमारी नीयत को जानता है। हमें जो मसाइल आए, एक तो आए ना, और अगर आए तो हमें उन्हें बहुत ऐसन तरीके से उन मसाइल को निपटने की अल्लाह हमें तौफीक दे, ताकत दे, हमें हौसला दे। मैं जिन लोगों ने इसके लिए एफर्ट्स की हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, डीजी नादरा जनरल साहब यहां बैठे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, पीबीएस की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये इट्स अ वेरी वेल थॉट ऑफ प्लान एंड प्रोग्राम। ये आपके नेशनल डेटा बेस से चूंकि हर इंसान का ये टेस्ट होना है, पूरे मुल्क को स्क्रीन करना है, डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना है। तो ये कोई आम तरीके से ये हो नहीं सकता कि आप किसी को छोड़ दें, किसी को लें। तो नेशनल डेटा बैंक जो है हमारे पास, जो कि नादरा, वी आर प्राउड टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक नादरा इन आवर कंट्री, जो कि हमारी बहुत मुल्कों में हमारी शनाख्त है नादरा, उसकी मदद हमने ली है। और मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं कि डीजी नादरा साहब ने, जनरल साहब ने पर्सनल हमें जो है उसमें बहुत सपोर्ट किए। और हमने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची पुलिस को मनशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल चुका। DIG साउथ के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अदालत ने मुलज़िमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत के रूबरू आज मुलज़िमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई थी। DIG ने कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि कराची में गार्डन के इलाके से कोकीन और मनशियात की बड़ी सप्लायर अनमोल पिंकी को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात और पिस्तौल भी बरामद कर ली गई। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली, नुमाइंदा खुसूसी कराची। जी अहमद अली, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? थोड़ा सवाल आप दोबारा कर दें, आवाज नहीं आई थी। जी अहमद अली, मैं कह रहा हूँ कि मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से, जो पिंकी जो है ये गिरफ्तार हुई है, मजीद क्या इंकिशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये अनोखा वाकया है जो कोर्ट में बगैर हथकड़ी लगे ये मुलजिमा जो है पेश हुई है, जो कि 15-20 साल से जो है वो आइस का, नशे का, इंतहाई जो मौसर नशा है उसका कारोबार कर रही थी। अब इसमें कराची पुलिस को मंशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी जो है उसका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है। DIG के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अदालत ने मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी थी। आज अदालत के रूबरू जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई थी कि अनमोल और पिंकी पर माजी के जो मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर दी हैं। DIG का कहना है, ये भी बताते चलूँ कि कराची में गार्डन का इलाका था, कोकेन और मंशियात की बड़ी सप्लायर अनमोल और पिंकी को गिरफ्तारी जाहिर की गई थी, जबकि इसको काफी दिन पहले लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात और पिस्तौल की बरामदगी भी दिखाई गई थी। इसके जो बताया गया हसास इदारे की कार्रवाई है ये, इसके मालियत जो करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन है, केमिकल्स है और दीगर नशा जो बरामद किया गया है। मैं ये भी बताऊं कि कराची में मंशियात बेचने के इल्जाम में जो ये खातून है, इसकी अदालत में जो बगैर हथकड़ी हुई थी उस पर सख्त नोटिस दिया गया था वजीर दाखिला की जानिब से, और जो इसमें मुलविस थे अफसरान जो थाने के थे या SIU थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा जो ये पता चला इनके मुतालिक कि ये मुलजिमा ने एक साबिक पुलिस अफसर से दूसरी शादी की हुई थी, जो लाहौर में जिस घर से मुलजिमा बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाइट बॉल कैंप 15 मई से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में शुरू होगा। वाइट बॉल कैंप में 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे, जबकि कैंप 21 मई तक लाहौर में जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी के लिए MCA वाइट बॉल कैंप का इनेकाद किया गया। आपको अपडेट करें, वाइट बॉल कैंप 15 मई से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में शुरू होगा। वाइट बॉल कैंप में 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे, जबकि कैंप 21 मई तक लाहौर में जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज
सीरीज की तैयारी के लिए MCA वाइट बॉल कैंप का इनेकाद किया गया। MCA कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान मेंस वाइट बॉल टीम के कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। पाकिस्तान अंडर 19 फास्ट बॉलर्स अब्दुल सुभान और अली रजा भी MCA वाइट बॉल कैंप में शामिल हैं। आपको बताएं खेल के हवाले से वाइट बॉल कैंप 15 मई से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में शुरू होगा। वाइट बॉल कैंप में 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे, जबकि कैंप 21 मई तक लाहौर में जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी के लिए MCA वाइट बॉल कैंप का इनेकाद किया गया। MCA कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान मेंस वाइट बॉल टीम के कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। पाकिस्तान अंडर 19 फास्ट बॉलर्स अब्दुल सुभान और अली रजा भी MCA वाइट बॉल कैंप में शामिल हैं। रुकन बलोचिस्तान असम्बली मीर उबैद ने अपने हल्का PP 44 में ईसा नगरी में रोड की ब्लैक टॉप का काम शुरू कर दिया। इस हवाले से पार्टी मेंबरान और इलाके की आवाम की राय भी है। आपको बताएं कि नाजरीन, रुकन बलोचिस्तान असम्बली मीर उबैद ने अपने हल्का PP 44 में ईसा नगरी में रोड की ब्लैक टॉप का काम शुरू कर दिया। इस हवाले से पार्टी मेंबरान और इलाके की आवाम की क्या राय है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 44 के इलाके ईसा नगरी में। जिस तरह से यहाँ पर मीर उबैद गोरगेज के जो है ना फंड से तरक्याती कामों का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी था, आज भी ईसा नगरी में एक रोड पर ब्लैक टॉप का काम तेजी से जारी है। सूबाई रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है, अकरम मंगुलजई साहब, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे और मजीद आइंदा का क्या अलामा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा सर क्या कहेंगे सर, जो रोड का काम जारी है। देखिए जी, ये बुनियादी ज़रूरत है लोगों की। रोड, नाली, पानी, सीवरेज, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली, गैस। और इस हवाले से हमारे MPA हल्का 44 मीर उबैद गोरगेज साहब जो है वो बदस्तूर गुज़श्ता 2.5-3 सालों से जो है इलाके में काम कर रहे हैं। वो न सिर्फ इन सड़कों पे काम कर रहे हैं, बल्कि वो बिजली के सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर हल्का 44 में दिए हैं और सबसे ज़्यादा मसाजिद को उन्होंने जो है सोलर दिए हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बहुत सारे बोरिंग जो कि बंद पड़े हुए थे उनको उन्होंने सोलर पे स्टार्ट करवाया है और इसके अलावा बहुत सारे बोरिंग उन्होंने इलाके में लगवाए भी हैं नए। और मैं समझता हूँ कि जितना काम मीर उबैद और उसकी टीम ने यहाँ पे, जैसे मीर सनाउल्लाह है, हाजी लाल मोहम्मद है और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तारिक सरफरा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो है मिल के, वसीम जान है, तो ये सारे मिल के यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ये यकीनन आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और लोग हमें तनकीद करते हैं, यकीनन कोयटा हल्का 44 में बहुत सारी जगहों पे काम नहीं हुए होंगे, ये तो माजी के लोगों के हैं जिन्होंने काम नहीं किए हैं। अब वो माजी की नाकस कारकर्दगी को दिखा के लोग जो है हमारे खाते में डाल रहे हैं कि जी देखें यहाँ पे काम नहीं हुआ है, यहाँ पे काम नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से तो नहीं होता है। इस तरह से तो आप चले जाएं, मेरे ख्याल इस्लामाबाद में भी तो आपको मीडिया को जो है, अगर आप नेगेटिव रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में नेगेटिव रिपोर्टिंग में फिर ये चीज़ें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि अकरम मंगुलजई साहब का यही कहना था कि मीर उबैद गोरगेज का माजी भी गवाह है और हालिया दिनों में जो वो कार्रवाई और इक़दाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, वो उनकी आवाम से लगाव, उनकी खिदमत की अपनी मिसाल आप है। जी सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सियालकोट के अमूर सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम और इंडस्ट्री के मसाइल पर बातचीत की गई। इजलास में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सियालकोट की कलोनाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब में सनअतकारी का अमल तेज़ करके सनअती इनकलाब की बुनियाद रखती है। गुज़श्ता 2.5 सालों में पंजाब के सनअती मराकज़ में बहुत से नए कारखाने लगने से मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिले हैं। मकामी सनअतकार भी अपनी इंडस्ट्री को वुसअत दे रहे हैं। स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की आबादकारी का मामला भी जल्द हल कर लिया जाएगा। लाहौर सुंदर में कम उम्र घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने जिना अस्पताल लाहौर का दौरा करके मुतासरा लड़की की अयादत की। मुतासरा लड़की और उसकी बहन से वाक़े की तफसीलात लेते हुए चेयरपर्सन हिना परवेज़ भट्ट ने कहा, मुतासरा लड़की को इंसाफ पर हर सूरत फराहम किया जाएगा। हुकूमत पंजाब मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है।
अस्पताल इंतजामिया को मुतासरा लड़की के बेहतरीन इलाज की हिदायत करते हुए हिना परवेज भट्ट ने मजीद कहा, मुतासरा लड़की को मुकम्मल मेडिकल केयर और नफ्सियाती मुआवनत फराहम की जाए। इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ज्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।